नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं ब्रिटिश भारत और नेपाल का संबंध। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत और बर्मा का संबंध, कि ब्रिटिश भारत और बर्मा जो देश है उसके साथ किस तरह के संबंध थी, उनके साथ कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई और किस तरह के संधियां भी की गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें बर्मा देश की, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करें तो बर्मा देश जो है यह 19वीं शताब्दी में यह एक स्वतंत्र देश के रूप में था। ठीक है, लेकिन वहां पर एक आवा सरकार थी और उस आवा सरकार का एक सेनापति जिसका नाम क्या है, महाबुंदेला। अब महाबुंदेला के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि हम बोल सकते हैं मणिपुर, असम वाला जो क्षेत्र है, इस पर महाबुंदेला के द्वारा बार बार आक्रमण किया जा रहा था। और यह आक्रमण जो है भारत में बैठे ब्रिटिश के लिए यह चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि इनको व्यापारी के लिए असुविधा हो सकती थी। तो जब वो महाबुंदेला भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर आक्रमण कर रहा था, तो ब्रिटिश अधिकारी जो है कहीं ना कहीं उसको आपत्तिजनक के रूप में ले रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब फाइनली अगर 1822 में जब महाबुंदेला जो है शाही पूरी द्वीप पर आक्रमण कर लेता है, तो इधर से ब्रिटिश अधिकारी भी है कहीं ना कहीं घोषणा कर देते हैं और इस तरह से हम लोग संघर्ष देखने को मिलता है, जिसे हम लोग प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसी आज के जो मतलब इसी टॉपिक को देखेंगे कि प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल और तृतीय आंग्ल बर्मा के युद्ध का रीजन क्या है, कौन कौन सी संधियां होती हैं तथा किस तरह की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का। देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि बर्मा का आवा सरकार जो है, यहाँ पर एक सेनापति है जिसका नाम क्या है, महाबुंदेला। अब यह महाबुंदेला जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर बार बार आक्रमण कर रहा था। तो इसने 1822 पे आक्रमण करके असम वाला क्षेत्र जो है जीत लिया। ठीक है, जब असम वाला क्षेत्र जीत लिया तो इसने आगे बढ़ने की कोशिश की और मणिपुर भी अपने अधिकार में ले लिया। हालांकि असम और मणिपुर अपने अधिकार में कर लिया और इन दो राज्यों के जीतने के बाद अब इसने कछार राज्य की ओर ध्यान दिया। अब यह कछार राज्य जो है यह असम के उत्तर वाला जो क्षेत्र में आता है कछार राज्य। ठीक है, और भारत में बैठा ब्रिटिश गवर्नर कौन है, लॉर्ड एम्स। ठीक है, और लॉर्ड एम्स के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, इसको ये ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन यह महाबुंदेला रुकने वाला नहीं था। जब महाबुंदेला यह शाही पूरी द्वीप पर अधिकार कर लेता है, शाही पूरी द्वीप पर अधिकार जब कर लेता है, तो इधर से ये ब्रिटिश गवर्नर जो है लॉर्ड एम्स, इसके द्वारा युद्ध की घोषणा की जाती है, युद्ध की घोषणा। और यह युद्ध की जो घोषणा है यह होती है आपके 1824 में। जब लॉर्ड एम्स युद्ध की घोषणा कर देता है, तो ये जो ब्रिटिश गवर्नर है शाही पूरी द्वीप पर बैठे महाबुंदेला को काउंटर करने के लिए दो सेनापति को मतलब दो बड़ी मात्रा में सेना भेजते हैं। ठीक है, वो सेना कौन कौन सी है, पहला हम लिख सकते हैं वो एक स्थल मार्ग से जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, वह समुद्री मार्ग से। अब देखिए, स्थल मार्ग से जो सेना जाती है वो है आपका उत्तर पूर्वी वाला इलाका से जाती है, और ये समुद्री मार्ग में है कौन, जल सेना के कैप्टन कैंटोवेल। ठीक है, कैंटोवेल। जब इन दो सेनाओं का महाबुंदेला के साथ संघर्ष होता है, तो महाबुंदेला जो है स्थल वाला जो सेना है इसको तो हरा देता है। यह हरा देता है कहाँ पे, चटगांव के एक रामपुर नामक जगह पर, चटगांव के एक रामू नामक जगह पर
ये स्थल मार्ग को जो सेना है इसको हरा देती है। लेकिन ये जो समुद्री मार्ग से जो कैंपबेल रहता है यह अधिकार करने में विजय यानी कि सफल हो जाता है। और यह जो कैंपबेल है 1825 में असम को जीत लेता है। ठीक है, जब यह 1825 में असम को जीत जाता है और यहाँ पर असम में ही महाबुंदेला के मतलब कि असम में ही कैंपबेल के द्वारा महाबुंदेला में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब कैंपबेल जो है लगभग 3 हफ्ते के बाद यह बर्मा में स्थित एक जगह प्रूफ नामक है, प्रूफ जगह है, यह प्रूफ पर भी अधिकार कर लेता है। और ये जब प्रूफ पर अधिकार कर लेता है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह बर्मा की राजधानी से लगभग 60 मीटर दूर रहता है, यानी कि 60 मील दूर रहता है बर्मा की राजधानी पर आक्रमण करने के लिए। तो वहीं से बर्मियों के द्वारा संधि का प्रस्ताव आ जाता है और यही संधि का प्रस्ताव है जिसे हम यानडूप की संधि कहते हैं। अब इस यानडूप की संधि में ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच कौन कौन सी शर्तें रखी जाती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अब देखिए यह जो यानडूप की संधि होती है, यह यानडूप की संधि आपकी 1826 में होती है। कब होती है 1826 में। तथा इसकी जो शर्तें रखी जाती है इसमें पहला शर्त यह है कि बर्मा का जो अकराम वाला प्रांत है ब्रिटिश के अधीन आ गए। ब्रिटिश के अधीन आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो शाहीपुर द्वीप पर आक्रमण किया था वो उसको स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, शाहीपुर द्वीप स्वतंत्र हो गया। इसके साथ हम असम पर भी आक्रमण किया था वो भी स्वतंत्र हो गया। ठीक है, यानी कि अकराम, शाहीपुर और असम की शर्त रख गए। और तीसरा जो है यहाँ पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की बात की गई। ब्रिटिश रेजिमेंट रखना यानी कि जो बर्मा में आवा सरकार है उस आवा सरकार के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट भी रखी जाएगी। और इस तरह से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का मतलब कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की लड़ाई होती है और यानडूप की संधि के तहत इस लड़ाई को बंद कर दी जाती है। ठीक है, अब ये जो ब्रिटिश या प्रथम आंग्ल बर्मा का युद्ध है जो कि यह एक अंग्रेजों के लिए कामयाबी के रूप में था, तो यहाँ पर लॉर्ड एम्बर्सन को ऑल ऑफ अकराम की उपाधि दी जाती है। ऑल ऑफ अकराम की उपाधि दी जाती है और इस तरह से यानडूप की संधि के तहत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल, क्योंकि अब द्वितीय आंग्ल की शुरुआत किस तरह से होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का। ठीक है, अब ये जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, अब ये जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है इसमें बर्मा के नए शासक धारावादी, ठीक है, इनका क्या नाम है धारावादी, बर्मा का नया राजा बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो धारावादी राजा है यह अंग्रेजों को पहले से ही अपना मित्र नहीं मानते थे और यहाँ तक कि जो यानडूप की संधि हुई है उसको भी यह अस्वीकार करते थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यानडूप संधि को अस्वीकार करना। यानडूप संधि को अस्वीकार करना। ठीक है,
ये रहा बर्मा के बाद। अब देखिए ये जो भारत में है, तो यहाँ पर नया गवर्नर डलहौजी, कौन नया गवर्नर बन गया है, जो कि 1848 में आया है। ठीक है, तो यह जो डलहौजी है यह अपने रणनीति के साथ आया है, जो कि इसका रणनीति यह है कि बर्मा पर किसी अन्य यूरोपीय कंट्री का अधिकार ना हो, बर्मा पर किसी अन्य कंट्री का अधिकार ना हो। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा क्या है नीति इसका? दूसरा नीति ये है कि बर्मा पर किसी भी तरह से अपना मतलब कि ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो, ब्रिटिश का अधिकार हो। तो ये है आपका डलहौजी का नीति। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ कि बर्मा में जो ब्रिटिश व्यापारी है, वो ब्रिटिश व्यापारी जो है शिकायत करना शुरू कर देते हैं डलहौजी के पास। और डलहौजी के पास जब शिकायत करना शुरू कर देते हैं तो इधर डलहौजी जो है रुष्ट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और बदले में यह एक आवेदन पत्र भेजता है। ठीक है, आवेदन पत्र लिखता है बर्मा के राजा धारावादी को, लेकिन यह आवेदन पत्र है जो कि धारावादी के द्वारा अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, अस्वीकार किया जाता है। और साथ साथ धारावादी शासक है जो कि बोलते हैं कि जो ब्रिटिश रेजिमेंट है, यह बर्मा से वापस ले लिया जाए, बर्मा से हटा दिया जाए। ठीक है, इस तरह के आवेदन पत्र को मतलब कि अस्वीकार किया जाता है और ब्रिटिश रेजिमेंट को हटाने की बात किया जाता है धारावादी के द्वारा। तो ये जो डलहौजी है यह क्रोधित होकर आक्रमण करने की नीति बनाते हैं। और आक्रमण करने की जो नीति बनाता है तो सबसे पहले यह जल सेना के प्रमुख अधिकारी जिनका नाम क्या है? लैम्बर्ट। ठीक है, अब यह जो लैम्बर्ट है यह जल सेना के प्रमुख अधिकारी है। यह काफी भारी मात्रा में अपने सेना के साथ जाते हैं बर्मा के रंगून वाले क्षेत्र पर। ठीक है, लेकिन जैसे ये खबर बर्मा के राजा धारावादी को मिलता है कि ब्रिटिश जो अधिकारी है लैम्बर्ट के द्वारा बर्मा की तरफ कूच किया गया अधिकार करने के लिए, तो वहां से आश्वासन दिया जाता है बर्मा शासक के द्वारा कि ब्रिटिश में जो व्यापारी है उनको आश्वासन दिया जा रहा है, उनको मतलब कि आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको न्याय मिले। ठीक है, लेकिन यह जो न्याय है इसको प्रूफ करने के लिए, इसको विश्वास में बदलने के लिए क्या हुआ कि जो लैम्बर्ट जो है ये तो मतलब कि रवाना हो गए हैं अधिकार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए रवाना हो गए। तो लैम्बर्ट जो है रंगून के नए गवर्नर से मिलना चाहते थे, लेकिन जो रंगून का जो नया गवर्नर है ये लैम्बर्ट से नहीं मिले और लैम्बर्ट ये गुस्सा होकर, क्रोधित होकर जो बर्मा का शाही जहाज था, बर्मा का शाही जहाज जिसका नाम क्या है? रॉयल येलो शिप। अब यह जो जहाज है बर्मा का शाही जहाज है। तो लैम्बर्ट जो है यह गवर्नर जो बना है रंगून का, वो गवर्नर जो है लैम्बर्ट से नहीं मिलता है। तो लैम्बर्ट जो है यह रॉयल येलो शिप जो जहाज है इसको लेकर भागने के लिए मजबूर हो जाता है और यह लैम्बर्ट जो है इसको रॉयल येलो शिप को लेकर भाग जाता है। तो क्या होता है कि जब लैम्बर्ट के द्वारा रॉयल शिप को यहाँ से बर्मा से ले जाया जाता है तो बर्मावासी और जो कि बर्मा के शासक है वो बोलते हैं कि ये रॉयल येलो शिप का इन पर आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद गोलीबारी की शुरुआत की जाती है। ठीक है, जब यह लैम्बर्ट येलो शिप लेकर जा रहे हैं तो बर्मा के द्वारा आक्रमण किया जाता है, बर्मा के द्वारा आक्रमण। ठीक है, बर्मा के द्वारा आक्रमण किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब यह डलहौजी है जो कि ब्रिटिश गवर्नर है, यह फिर एक पत्र लिखता है जिसका मतलब ये पत्र लिखता है कि वो उस पत्र में रहता है जो कि
यह जो आक्रमण किया गया येलो शिप पे लैम्बर्ट पर जो आक्रमण किया गया बर्मा के द्वारा, इसको क्षतिपूर्ति भरी जाए। तो यह पत्र आपको हम लिख सकते हैं कि जो क्षमा याचना पत्र है। क्षमा याचना पत्र है और इस पत्र में यह मांग की गई थी कि जो रॉयल शिप की मतलब कि जो लैम्बर्ट पर आक्रमण किया गया उसकी क्षतिपूर्ति की मतलब कि पैसा दिया जाए। तो ये जो क्षमा याचना पत्र है यह भी अस्वीकार कर दिया गया शासक के द्वारा, बर्मा के द्वारा यह भी अस्वीकार कर दिया गया। बर्मा के द्वारा जब यह अस्वीकार कर दिया जाता है तो यहीं से द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का संघर्ष शुरू हो जाता है। अब जब द्वितीय आंग्ल बर्मा के युद्ध यहाँ से देखने को मिलता है तो इसमें क्या होता है कि जो डलहौजी है अब इसमें क्या होता है कि ये जो डलहौजी है यह आक्रमण करने के लिए घोषणा कर देता है। ठीक है, डलहौजी आक्रमण करने के लिए घोषणा कर देता है। तो यह अपने प्रमुख अधिकारी जिनका नाम क्या है गाडविन, यह गाडविन के नेतृत्व में बर्मा पर आक्रमण करने के लिए कहता है बोलता है और ये जो गाडविन है आक्रमण करता है। अब ये जो गाडविन है आक्रमण करने के फलस्वरूप रंगून वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, रंगून पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। रंगून के साथ साथ यह जो है मर्तबान जो कि बर्मा का एक जगह है वहां पर भी अधिकार कर लेते हैं और मर्तबान के साथ साथ जो बर्मा का समुद्री इलाका है जो समुद्री तट है उस पर गाडविन के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, समुद्री तट। ठीक है, और यह जो आक्रमण होता है यह जो अधिकार की जाती है गाडविन के द्वारा यह आपका 1852 तक होता है। यानी कि देखिए अब डलहौजी के नेतृत्व में गाडविन के द्वारा रंगून मर्तबान और जो ये समुद्री तट है बर्मा का वो पूरी तरह से अब अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, और यह जो डलहौजी है यह स्वयं बर्मा आ जाता है। ठीक है, बर्मा आ जाता है और बर्मा आने के बाद इसने स्वयं बर्मा का क्षेत्र बर्मा का जो एक जगह है जिसका नाम क्या है प्रोप और बीगू। प्रोप और बीगू जो कि बर्मा का एक महत्वपूर्ण जगह है इस पर डलहौजी के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है। अब ये जो प्रोप और बीगू पर डलहौजी के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है तो यहाँ से डलहौजी जो है आगे बढ़ने की मतलब नहीं सोचता है और यहाँ से युद्ध समाप्त हो जाता है। तो मतलब द्वितीय आंग्ल जो है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल युद्ध का अगर रीजन देखा जाए तो द्वितीय आंग्ल युद्ध का है कि जो लैम्बर्ट है यह येलो शिप के द्वारा येलो शिप लेकर जाना। ठीक है, और येलो शिप ले जाने के बदले में बर्मा के द्वारा गोलीबारी करना इसका मेन कारण होता है। अब बात करते हैं हम तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। तो देखिए अब बात करते हैं हम तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। अब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि बर्मा के जो शासक है वो उनका नाम है थिम्बो। ठीक है, और भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर है उनका नाम क्या है, उस गवर्नर का नाम क्या है डबरिन। तो ये बर्मा का शासक कौन है थिम्बो और यहाँ पर भारत में कौन है डबरिन। अब थिम्बो की अगर बात करा जाए तो थिम्बो जो है यह ब्रिटिश को अपना मित्र नहीं मानते थे, यानी कि इनके द्वारा भी जो संधियां जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनको थिम्बो के द्वारा अस्वीकार किया जा रहा था। ठीक है, तो थिम्बो यानी कि थिम्बो के काल में 1876 तक बर्मा और ब्रिटिश का जो संबंध है बर्मा ब्रिटिश का जो संबंध है खराब हो गया। ठीक है, और 1878 तक जो बर्मा के रंगून में ब्रिटिश रेजिमेंट थी उसको वापस बुला लिया गया।
ठीक है, ब्रिटिश रेजिमेंट को वापस बुलाया गया। अब देखिए, जब 1878 में ब्रिटिश रेजिमेंट वापस आ गए तो इन्होंने 1885 में आते आते 1885 आते आते फ्रांस के साथ संधि कर ली। ठीक है, फ्रांस के साथ संधि कर लेते हैं। तो फ्रांस के साथ जब ये संधि कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में जो डलहौजी है उसका नीति है कि बर्मा पर किसी भी अन्य यूरोपीय कंट्री की आधिपत्य न हो, किसी भी अन्य यूरोपीय कंट्री का वहां पर हस्तक्षेप न हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1885 में फ्रांस के साथ संधि कर लेते हैं। तो यह डफरिन के लिए, ब्रिटिश के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण था। तो फाइनली ये जो डफरिन है, ये भी चाहते हैं, ये भी बोलते हैं कि अब वो बर्मा में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखा जाए। जब ये फ्रांस के साथ संधि कर लेते हैं तो ये भी चाहते हैं कि ब्रिटिश रेजिमेंट रखा जाए, ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की अनुमति नहीं। लेकिन यह जो अनुमति है बर्मा के शासक थिम्बो के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। जब यह अस्वीकार कर दिया जाता है तो फाइनली यह जो डफरिन है मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में बहुत अत्यधिक सेना के साथ जाते हैं बर्मा में, और बर्मा में जाने के बाद ये जो थिम्बो पर आक्रमण करते हैं और वहां पर थिम्बो को अपने अधीन कर लेते हैं। यहाँ तक देखा जाए कि इन्होंने मात्र पूरे 14 दिन में ही पूरा बर्मा को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।